Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. हिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री की वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिए लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड उन बच्चों का दिल से शुक्रिया जो इतने कमेंट्स कर रहे हैं, इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर एक भी कमेंट ऐसा आ जाता है कि मैम आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल है, हमें बहुत मदद मिल रही है, तो मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी होती है। जो बच्चे मेरे साथ फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े हुए हैं इस चैनल से, उन लोगों को मैंने बताया हुआ है कि टीचिंग मेरा पैशन है और जैसे मैं ये नोट्स बनाती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बनाए हुए नोट्स किसी के काम आ रहे हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो इस चैनल को, कमेंट्स करते रहो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले जल्दी से जल्दी अपलोड करने के लिए आप लोगों के लिए कंटेंट। एंड थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूनिट 1 के अंदर टोटल 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उसमें से ऑलरेडी मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. Discuss the measures taken by बलबन for the consolidation of दिल्ली सल्तनत। क्या स्टेप्स लिए थे बलबन ने पूरी दिल्ली सल्तनत को यूनाइट करने के लिए, जो एरिया था उसके आसपास का कैप्चर करने के लिए बलबन ने क्या क्या स्टेप्स उठाए थे, ये आपका क्वेश्चन है। सो जब भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे वहाँ पर एग्ज़ाम में आपने 6 to 7 पेजेस में लिखना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करके अपना आंसर लिखो, अदरवाइज़ वहाँ पर 6 to 7 पेजेस कवर करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ इसको आप लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। और सबसे पहले आप जब ये क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, देन धीरे धीरे जो है आपके फर्दर जो पॉइंट्स हैं वो आपने वहाँ पे लिखने हैं। जिस पैटर्न से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने इसी तरीके से अपना क्वेश्चन लिखा तो डेफिनेटली यू विल स्कोर 15 to 16 मार्क्स आउट ऑफ 18। और हो सके तो कुछ बच्चे अगर ज़्यादा अच्छे लिखेंगे तो आपको 17-18 मार्क्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे। नाउ इंट्रोडक्शन। गयासुद्दीन बलबन इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल मोनार्क ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पे बहुत सारे रूलर्स ने राज किया, उसमें से जो बलबन थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक रूलर हम मान सकते हैं। विद हिज एबिलिटी, एफिशिएंसी एंड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, अपनी काबिलियत पे और ये जो पॉलिसी है ब्लड एंड आयरन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसके थ्रू बलबन ने उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा और काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एटमॉस्फेयर था उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत में। ही मेड द कंट्री सिक्योर फ्रॉम इंटरनल रिवोल्ट्स एंड एक्सटर्नल रेड्स। तो इसी वजह से कंट्री के अंदर जितने भी उनके दिल्ली सल्तनत के लोग थे, कोई भी रिवोल्ट नहीं कर रहे थे, विद्रोह नहीं कर रहे थे बलबन का, और बाहर से भी जो डायनेस्टीज़ होती हैं उन्होंने कोई अटैक नहीं किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बलबन ने इंटरनली और एक्सटर्नली दिल्ली सल्तनत को काफ़ी सिक्योर करके रखा, बचा कर रखा। तो बलबन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे दिल्ली सल्तनत के। नाउ अर्ली लाइफ ऑफ बलबन। बलबन हैड बिकम अ स्लेव ऑन अकाउंट ऑफ द मंगोल इन्वेडर्स हु हैड किडनैप्ड हिम ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। मंगोल इन्वेडर्स ने उनको बचपन के टाइम में किडनैप कर लिया था और उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। द मंगोल्स सोल्ड हिम टू द मर्चेंट ऑफ बसरा। बाद में जाके मंगोल रूलर्स ने उन्हें बसरा के मर्चेंट व्यापारी को बेच दिया था और बसरा के व्यापारी से इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया था एज अ स्लेव। उस टाइम पर इल्तुतमिश जो थे दिल्ली सल्तनत के किंग थे। ही soon rose to a high position by a dint of his ability and merit, came into personal contact with इल्तुतमिश। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा बलबन ने अपनी काबिलियत के दम पर इल्तुतमिश का दिल जीत लिया और कुछ टाइम बाद इल्तुतमिश ने अपनी बेटी की जो मैरिज है वो बलबन से कर दी। इल्तुतमिश मेड बलबन हिज सन इन लॉ, और उसके बाद जो था बलबन का जो करियर है वो ऊपर की तरफ बढ़ा और जो उन पे जो एक टाइटल था स्लेव का, गुलाम का, वो अब जा चुका था। इनलिस्टेड हिम एज अ मेंबर ऑफ चालिसा। उस टाइम पे ना दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने एक ग्रुप बनाया था 40 मेंबर्स का। उसके अंदर जो 40 मेंबर थे वो सारे इंपॉर्टेंट हुआ करते, जैसे कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। फिर इल्तुतमिश ने बलबन को उस ग्रुप का मेंबर भी बना दिया, यानी कि इल्तुतमिश के लिए अब बलबन जो थे वो गुलाम नहीं थे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन हो गए थे। He liberated thousands of Hindus and Muslim men, women, children from the captivity of the Mongols। आगे चलकर बलबन ने हज़ारों ही हिंदू
और मुस्लिम वुमेन, मैन और बच्चों को मंगोल जो डायनेस्टी थी उनके कब्जे से छुड़वाया था। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ असेशन, कि जब बलबन जो है किंग बने तो उस टाइम पर उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की। बलबन असेंडेड द थ्रोन इन 1266 एडी। बलबन जो थे उन्होंने राजगद्दी संभाली 1266 एडी में और उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी। सो फर्स्ट है द टर्किश नॉबल्स हैड बिकम वेरी पावरफुल एंड एरोगेंट, दे हैड नो रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जो किंग होते हैं अब वो तो सारा काम नहीं संभाल सकते ना, बट जो एरियाज़ होते हैं वो उन्होंने डिवाइड किए होते हैं नॉबल्स में। जैसे कि अगर उन्होंने अपना एरिया जो है 30 या 40 उसमें प्रोविंसेस में बांटा हुआ है तो हर एरिया का एक नॉबल होगा और वो नोबल किंग को अपडेट देगा, उस एरिया की जो टैक्सेस है वो कलेक्ट करके देगा। बट जब तक बलबन का टाइम आया दिल्ली सल्तनत का, तब तक नोबल्स जो थे वो बहुत पावरफुल हो चुके थे और उनके लिए जो किंग थे या गवर्नमेंट थे उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। वो अपने एरिया में खुद ही किंग थे और जो रूल्स उन्होंने फॉलो करने थे वो अपने अकॉर्डिंग अपने एरिया में फॉलो करवाते थे। सेकंड, बलबन्स प्रॉब्लम वाज टू स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट द इंटरनल सिचुएशन ऑफ द स्टेट। अब बलबन के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जितने भी नॉबल्स थे वो सब रिवोल्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे आगे चलकर, तो उस सिचुएशन को कैसे उन्होंने स्टेबलाइज करना है, कैसे जो दिल्ली सल्तनत है उसको टूटने से बचाना है, दोबारा यूनाइट करना है, ये उनके लिए प्रॉब्लम थी। नाउ थर्ड, रेबल्स एंड रॉबर्स वर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस विद इन द स्टेट। और उस टाइम पर जो चोर है, जो चोरियाँ होनी शुरू हो गई, जो क्राइम बढ़ गया था उस टाइम पर, वो भी बड़ी दिक्कत हो गई थी क्योंकि लूट पाट लोगों के साथ होना, ठीक है, और रॉबरी हो जाना, ये सारी दिक्कतें जो थी बलबन के टाइम तक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फोर्थ, इन्वेजन ऑफ मंगोल्स। मंगोल डायनेस्टी जो थी ना, चाइना की तरफ से, मंगोलिया और चाइना की तरफ से ये रूल करते थे और ये इंडिया में इन्वेड करना चाहते थे और ये बार बार अटैक करते थे दिल्ली सल्तनत पर, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम थी बलबन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम वॉज टू रीस्टोर द प्रेस्टीज ऑफ मोनार्क, यानी कि जो खोई हुई इमेज है किंग की वो जा चुकी है, नोबल्स रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और टाइम के साथ साथ जो थी वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं वो खो रही थी, तो उस दोबारा इमेज को कैसे बनाना है किंग की, वो बड़ी प्रॉब्लम थी बलबन की। लास्ट पॉइंट है ऑन अकाउंट ऑफ मेनी वॉर्स द रॉयल ट्रेजरी वॉज एम्प्टी, इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल कंडीशन वॉज अ सीरियस प्रॉब्लम। अब हम सबको पता है किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा, और जितनी ज़्यादा कोई किंग जो है वॉर्स करेगा उनका जो खजाना होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो वही सिचुएशन बलबन के साथ थी, उनका जो ट्रेजरी थी वो ख़त्म हो रही थी, तो कैसे उन्होंने अपना जो फाइनेंशियल कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करवाना है, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ऑफ बलबन, कि बलबन की ये जो पॉलिसी थी इसके अंदर मेन मेन क्या पॉइंट्स थे। तो फर्स्ट पॉइंट है टू रीस्टैब्लिश द फेयर एंड सुप्रीमेसी ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो किंग का डर था वो लोगों में और नॉबल्स में ख़त्म हो चुका था, उस डर को दोबारा कैसे बनाना है, और जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम है, जो भी गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं वो लोगों को फॉलो करने ही पड़ेंगे। सेकेंड, टू इस्टेब्लिश एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एस्पियोनेज, मीन्स उन्होंने एक बहुत ही वेल इस्टेब्लिश स्पाई सिस्टम यानी सीक्रेट एजेंट्स रख रखे थे हर चीज़ की इंक्वायरी ढूंढने के लिए, कि जो भी टैक्सेस से रिलेटेड या फॉरेन अफेयर्स, नॉबल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसके लिए किंग ने स्पाई एजेंट्स को हायर किया हुआ था, वो सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट किंग को देते थे। थर्ड, टू एजर्ट द डिवाइन राइट ऑफ द किंग, कि किंग को जो है गॉड ने उस एरिया पे रूल करने के लिए पावर दी है और किंग जो है वो गॉड के इक्वल है, तो इसीलिए लोग जो है उनके बनाए हुए रूल्स को मना नहीं कर सकते। फोर्थ, टू एनहांस द ग्लोरी एंड प्रेस्टीज ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट की इम्पोर्टेंस और जो कोर्ट की रिस्पेक्ट है वो कैसे और इंक्रीज़ की जाए, कि कोर्ट का जो भी कानून होगा वो लोग बिल्कुल मना ना करें और कोर्ट को पूरा जो उसके लॉज है उसको सपोर्ट करें, फॉलो करें। फिफ्थ पॉइंट, टू इंस्पेक्ट पर्सनली द वर्किंग ऑफ हाई ऑफिशियल्स, कि किंग जो है पर्सनली खुद हर एक ऑफिसर का जो वर्क है, डिपार्टमेंट है, उसको चेक करेंगे ताकि कोई भी करप्ट ना हो सके और किंग के खिलाफ रिवोल्ट ना करे। सिक्स्थ पॉइंट, टू इम्प्लीमेंट फेयर जुडिशियल सिस्टम, कि जो जुडिशरी है, जो इंसाफ देने वाला सिस्टम है वो पूरा प्रॉपरली फेयर तरीके से काम करे, किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो। सेवन्थ पॉइंट, टू टेक अप द पर्सनल कमांड ऑफ द आर्मी, आर्मी की हर एक चीज़ पर किंग जो है अपने आप वॉच रखेंगे, जो ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करेंगे, वेपन्स वहाँ पर देंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे, हर एक चीज़ का जो है किंग प्रॉपरली
ध्यान रखेंगे। 8th पॉइंट, गिविंग अवार्ड्स टू एफिशिएंट ऑफिशियल्स, कि जो ऑफिसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको और मोटिवेट करने के लिए अवार्ड्स दिए जाएंगे, ताकि दूसरे जो ऑफिसर्स हैं उनको देखकर प्रेरित हों, वो भी ऐसा काम करें। तो ये कुछ पॉलिसी के पॉइंट्स थे बलबन के अपने एरिया को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है वर्किंग ऑफ द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, की इस पॉलिसी के थ्रू जो बलबन है उन्होंने किन एरियाज़ को कैप्चर किया। सो सबसे पहले क्रशिंग ऑफ द मेवाटीज़। द रेजिडेंट ऑफ दिल्ली वर क्वाइट वरीड अबाउट द क्रिमिनलिटी ऑफ द मेवाटीज़। मेवाटी कम्युनिटी के लोग जो थे वो दिल्ली में बार बार जो थे अटैक करते थे, लोगों को लूटते थे, तो जिसकी वजह से दिल्ली के जो रेजिडेंट थे वो इस चीज़ से बहुत दुखी थे। ऑन अज्यूमिंग द किंगशिप बलबन रिजॉल्व टू पुट एन एंड टू द प्रॉब्लम, और जैसे ही बलबन किंग बने हैं उन्होंने और इस चीज़ को देखा तो उन्होंने ठान लिया कि वो इस चीज़ को ख़त्म करके रहेंगे। हिमसेल्फ लेट द मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट देम, उन्होंने खुद जो है इस चीज़ के ऑर्डर दिए कि मेवाटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको ख़त्म किया जाएगा और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको पनिश किया जाएगा। सेवरल मेवाटीज़ वर किल्ड एंड अदर्स वर कैप्चर्ड। तो इस तरीके से इस पॉलिसी के थ्रू उन्होंने मेवाटीज़ को दिल्ली से ख़त्म किया। सेकेंड पॉइंट है एंड ऑफ डिकॉइट्स ऑफ डोब। द गंगा यमुना डोब वॉज इन्फेस्टेड विद द रॉबर्स। ये जो गंगा यमुना का एरिया था यहाँ पर रॉबरी की बड़ी दिक्कत थी। यहाँ पर ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत घने जंगल थे। द फॉरेस्ट इन द एरिया हेल्प देम इन देयर अनलॉफुल एक्टिविटीज़, क्योंकि जब जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ पर जंगल में रहकर करते थे और उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल था। तो बलबन ने क्या किया, उस पूरे एरिया को ही फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करवा दिया और क्लीन करवाने के बाद वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए। तो इस तरीके से जो गंगा यमुना का डॉब है उसको वहाँ पर उस एरिया को रॉबरी से उन्होंने बचाया। थर्ड पॉइंट है क्रशिंग द रिवोल्ट्स ऑफ हिंदूज ऑफ कतेहार। बलबन ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू अटैक विलेजेस इन कतेहार। हाउसेज ऑफ द पीपल वर बर्न्ड, मेल अडल्ट्स वर किल्ड। तो अभी यहाँ पर जो हिंदूज थे वो रिवोल्ट विद्रोह कर रहे थे किंग के खिलाफ कतेहार एक रीजन में। तो बलबन ने वहाँ पे ऑर्डर दिया कि वहाँ के जो लोग हैं जो रिवोल्ट कर रहे हैं उन पे अटैक करो, और बहुत सारे लोगों के घर जो थे वो जलाए गए। मेल अडल्ट जो थे उनको मारा गया, वुमेन और चिल्ड्रन जो थे उनको गुलाम बना लिया गया। एवरीवेयर वन कुड सी द हीप्स ऑफ कॉर्पसेस, कि हर जगह लाशों का ढेर जो था उस एरिया में दिखाई दे रहा था। तो इस तरीके से बलबन ने काटेहार जो जगह थी वहाँ पर अपना डर फैलाया। फोर्थ पॉइंट है स्ट्राइकिंग एट द पावर ऑफ 40। द ग्रेटेस्ट डेंजर टू द बलबन सल्तनत वॉज फ्रॉम द 40। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत के अंदर 40 करके द 40 करके मेन मेंबर्स होते हैं। जो मेन मेंबर्स होते हैं वही डिसीजन लेते हैं मिलकर पूरी दिल्ली सल्तनत के लिए। तो बलबन को जो सबसे ज़्यादा खतरा था ना वो इन 40 लोगों से था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग थे। ही हिमसेल्फ हैड बीन अ मेंबर ऑफ द ग्रुप, और बलबन भी इस ग्रुप का मेंबर था। बलबन टुक मेनी स्टेप्स टू डिस्ट्रॉय देयर पावर। अब बलबन ने पूरी कोशिश की कि जितने भी ये 40 मेंबर्स हैं इनकी पावर कैसे कम की जाए। बलबन प्रमोटेड जूनियर टर्क्स टू इम्पॉर्टेंट पोजीशंस। अब बलबन ने क्या किया, इन एक्सपीरियंस्ड लोगों की जगह पर जो बिल्कुल जूनियर लोग हैं उनको अपॉइंट करने की कोशिश की, ताकि वो लोग जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनकी पावर कम हो जाए। वेन एवर एनी मेंबर ऑफ द 40 मेड एनी मिस्टेक ही वॉज सिवियरली पनिश्ड। अगर इन 40 में से किसी ने भी कोई गलत काम किया या गलत पॉलिसी ली या किंग का कहना नहीं माना तो उन्होंने उसके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। नेक्स्ट पॉइंट है क्रशिंग रिवोल्ट इन बंगाल। टर्गिल खान द गवर्नर ऑफ बंगाल रिवोल्टेड एंड डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंस। जो टर्गिल खान नोबल थे उन्होंने बंगाल वाले रीजन में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि बंगाल का किंग जो है आज के बाद वो टर्गिल खान है। बलबन कैप्चर्ड एंड किल्ड हिम आफ्टर सम टाइम। तो ये जैसे ही बलबन को इस चीज़ का पता लगा तो बलबन ने उनको कैप्चर किया, पकड़ा और उसके बाद उनको मरवा दिया। अ वेव ऑफ पैनिक स्प्रेड इन द स्टेट, और इसके बाद पूरे बंगाल में डर का माहौल फैल गया। एंड बलबन अपॉइंटेड हिज सन बुगरा खान द गवर्नर ऑफ बंगाल, और बलबन ने अपने बेटे को बंगाल का किंग वहाँ पर यानी नोबल वहाँ पे बना दिया, बुगरा खान को। तो इस तरीके से हर किसी को पता चल गया कि जो दिल्ली सल्तनत का किंग है
बलबन वो बहुत पावरफुल है, वो किसी भी नोबल को या जो उनके सबऑर्डिनेट किंग्स हैं उनको मरवा सकते हैं। हेडिंग है मंगोल पॉलिसी ऑफ बलबन। मंगोल, जैसे कि मैंने आपको बताया, मंगोलिया और चाइना रीजन पे रूल करते थे, वो इंडिया में इन्वेड करना चाहते थे, तो कैसे बलबन ने उन्हें इंडिया में घुसने से रोका। मंगोल टर्न टूवर्ड्स इंडिया ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी टू सेफगार्ड द नेटिव्स फ्रॉम देयर इन्वेजन वॉज अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर बलबन। तो मंगोल ने इंडिया में अटैक करने शुरू किए 13th सेंचुरी में। अब उसके लिए जो बलबन ने स्टेप्स लिए, फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज मिलिट्री स्ट्रेंथ, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर लिया। सेकेंड पॉइंट, बिल्ड न्यू फोर्ट्स एंड रिपेयर द ओल्ड वन, नए किले बनाए आर्मी के लिए और जो पुराने किले थे उनको रिपेयर करवाया। थर्ड पॉइंट है कंप्लीटली गिव अप द आइडिया ऑफ कॉन्करिंग न्यू रीजन्स, कि बलबन ने उस टाइम पर न्यू एरियाज जो कैप्चर करने का प्लान था वो बिल्कुल ड्रॉप कर दिया और जितने एरियाज थे उसी को ही सिक्योर करने का सोचा। फोर्थ पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंसेस वाज हैंड ओवर टू एक्सपीरियंस मिलिट्री ऑफिसर्स, कि जो भी प्रोविंसेस थे उसका काम जो था वो एक्सपीरियंस मिलिट्री ऑफिसर्स को सौंपा ताकि वो लोग वो जो एरियाज है वो सिक्योर रहें एक्सटर्नल अटैक से। नेक्स्ट हेडिंग है थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ बलबन। सो फर्स्ट पॉइंट है डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, कि किंग जो है वो गॉड के इक्वल है। किंग को जो राइट दिया गया उस एरिया पे रूल करने का वो गॉड ने दिया है। अ किंग एक्ट एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ एंड पीपल कैन नॉट क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द किंग जस्ट एज दे कैन नॉट क्वेश्चन द सुप्रीमेसी ऑफ द गॉड, कि लोग जो है किंग की अथॉरिटी को, उसकी पावर को क्वेश्चन नहीं कर सकते जैसे कि वो भगवान के रूल को या पावर को क्वेश्चन नहीं करते। तो इसमें बलबन ने अपने आप को गॉड के इक्वल रखकर पावरफुल बनाया है और अपनी अथॉरिटी को इंक्रीज करने की कोशिश की। सेकेंड पॉइंट है चेंजेस इन पर्सनल लिविंग। बलबन ने बहुत सारी अपने लाइफ के अंदर भी बहुत सारी जो पर्सनल चीज़ें हैं उसमें चेंजेस किए। सबसे पहले तो उन्होंने ड्रिंकिंग जो था वो छोड़ दिया, ड्रिंकिंग और अल्कोहल ये सारी चीज़ें उन्होंने अवॉइड की। प्रोग्राम्स ऑफ द डांसिंग एंड सिंगिंग वर बैंड इन द कोर्ट, उनका जो कोर्ट था जहाँ पर मेन डिसीजंस लिए जाते थे वहाँ पे डांसिंग एंड सिंगिंग बैन की बलबन ने। पीपल डिड नॉट हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू हिम, अगर किसी ने भी किंग से कोई बात करनी है तो उनसे वो डायरेक्ट जाकर नहीं मिल सकते हैं, उसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर कमेटी या फिर मेंबर जो है अपॉइंट किए। पहले वो उनसे बात करेंगे, देन उसके बाद बलबन जो है उन लोगों की प्रॉब्लम सुनेंगे। थर्ड, ग्रैंड दरबार। बलबन established a grand darbar. He framed the rules for the courtiers and it was compulsory for them to follow the rules. बलबन ने एक बड़ा सा दरबार बनाया जिसके अंदर कोटिया यानी कि जो दरबारी हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और वो रूल्स एंड रेगुलेशन हर एक इंसान को वहाँ पे फॉलो करने थे और अगर ऐसा कोई फॉलो नहीं करता है रूल्स एंड रेगुलेशन तो उसके लिए बलबन जो थे फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे। फोर्थ पॉइंट है रिफॉर्म्स इन मिलिट्री सिस्टम। जो मिलिट्री सिस्टम था बलबन का उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। ही अपॉइंटेड दीवान ए आरिज, अ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आर्मी। आर्मी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने मेंबर अपॉइंट किया और उसकी जो पोस्ट है उसका नाम रखा दीवान ए आरिज। ही वॉज अ चीफ रिक्रूटिंग ऑफिसर। आर्मी के जिन जिन ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है उसकी जो अथॉरिटी है वो भी किंग के पास यानी बलबन के पास ही रहेगी। किसी भी टाइम वो जो मिनिस्टर्स हैं उनको हटा सकते हैं उनकी पोस्ट से। तो अल्टीमेटली किंग ने हर चीज़ में अपने आप को सुप्रीम रखा था। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइंस एंड कंक्लूजन लिखना इज़ मस्ट। जब तक आप कंक्लूजन नहीं लिखोगे आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंक्लूडेड नहीं माना जाता। एक कंक्लूजन ना लिखने से हो सकता है वहाँ पे आपके 3 to 4 मार्क्स भी कट हो जाए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एंड में कंक्लूजन लिखना है। एंड मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइंस लिख भी दी हैं। अगर आपको यहाँ पे अलग से लाइंस नहीं लर्न करनी है तो अभी हमने जितनी भी लाइंस लर्न की हैं उसमें से कोई इंपॉर्टेंट लाइंस जो बलबन के बारे में हमने अभी डिस्कस की हैं उन लाइंस को आप यहाँ पर लिख सकते हो। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or your syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.